अब मैं दावत दूँगा जनाब राना इबाद अहमद खान साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने इस लेक्चर का सेशन का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि चौधरी गरीब नवाज साहब ने आपको आज के टॉपिक के मतलब बता दिया है कि जो टॉपिक है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज पर्सन, इट्स रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। आज का ये जो टॉपिक है ये इंतहाई अहमियत का हामिल इस वजह से है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आप जो कि सारे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, इनका रोल अगर ज़ाब्ता फ़ौजदारी या कानून के अंदर मैं देखता हूँ तो एक चीज़ के अलावा कुछ नहीं, वो है कलेक्टर ऑफ एविडेंस, गैदरर ऑफ एविडेंस। अब अगर कलेक्टर ऑफ एविडेंस ये नहीं जानता कि उसने क्या चीज़ कलेक्ट करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी, तो वो अपने आप को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं कहला सकता। जैसा मैंने ये गुजारिश की, ये कलेक्टर ऑफ एविडेंस है तो ये जानना ज़रूरी है कि एविडेंस क्या है। जब हम इस कानून शहादत 1984 का मुताला करते हैं तो इसके आगाज़ में ही एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन के मुताबिक वो कहते हैं कि दो चीज़ों का नाम जो है वो एविडेंस है। एक ये स्टेटमेंट्स जो ओरल दी जाती हैं या रिटन फॉर्म में दी जाती हैं बिफोर द कोर्ट, कोर्ट जो रिक्वायर करता है या कोर्ट परमिट करता है कि कोर्ट के सामने पेश की जाएं, रिगार्डिंग द फैक्ट अंडर इंक्वायरी, उस फैक्ट के मुतल्लिक जो कि इंक्वायर होने जा रहा है। या एविडेंस वो कहते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स का नाम है विच आर ईदर प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट आर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू बी प्रेजेंटेड। या तो कोर्ट कहता है कि मेरे सामने पेश किए जाएं, या पार्टी जो है वो कोर्ट के सामने विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उसे पेश करते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स भी किस चीज़ के मुतल्लिक? फैक्ट अंडर इंक्वायरी के। अब एविडेंस के अंदर जो चीज़ हमारे सामने आई वो आई फैक्ट अंडर इंक्वायरी, मीनिंग देयर बाय कि आईओ ने जो चीज़ कलेक्ट करनी है वो फैक्ट अंडर इंक्वायरी के करनी है। इसी कानून शहादत ऑर्डर को जब हम मज़ीद पढ़ते हैं तो ये कानून शहादत ऑर्डर हमें बताता है कि फैक्ट क्या है। ये कहता है कि फैक्ट कोई भी चीज़ है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं तो आप फैक्ट हैं, गरीब नवाज साहब बैठे हैं, ये फैक्ट है। ये दीवारें फैक्ट है, खून पड़ा हुआ है वो फैक्ट है, हथियार पड़ा हुआ है फैक्ट है, एवरीथिंग जो है वो फैक्ट है। लेकिन वो ये कहते हैं कि आगे फैक्ट को कानून शहादत ऑर्डर ने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक फैक्ट इन इशू और एक रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू ने कहा कि फैक्ट इन इशू वो फैक्ट्स हैं जो खुद या इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स किसी राइट या लाइबिलिटी, राइट डेफिनेटली सिविल केसेस में होगा और लाइबिलिटी जो है वो क्रिमिनल केसेस में होगा, उसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, उसकी नेचर, उसकी एक्सटेंट जो एक पार्टी असर्ट कर रही है दूसरी डिनाई कर रही है। एक कहती है ऐसा है, दूसरा कह रही है ऐसा नहीं है, उसको साबित करने के लिए जो पेश किए जाते हैं उनको फैक्ट इन इशू कहते हैं। ठीक। अब रेलिवेंट फैक्ट आगे इन्होंने ये बताया कि वो चीज़ें जो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड हैं वो रेलिवेंट फैक्ट हैं, और जिनको कानून शहादत ऑर्डर ने कह दिया वो रेलिवेंट फैक्ट हैं। ये थोड़ी एकेडमिक डिस्कशन मैंने इसलिए ये करना ज़रूरी समझी कि अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं, नो डाउट, लेकिन एक्सपीरियंस विदाउट नॉलेज बहुत फैटल होता है। ये जो वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं बेसिकली इनका मकसद ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है दैट मस्ट बी कपल्ड विद नॉलेज, बुकिश नॉलेज, जो कानून मौजूद है। असल में होता यह है कि हम बाय डिंट ऑफ आवर एक्सपीरियंस चीज़ें करते हैं, आगे जब कानून की नज़र में उनको स्क्रूटिनाइज किया जाता है वो सारी की सारी तहस नहस हो जाती है और उसके बाद एक्विटल हो जाती है। एनीवेज, अब
हमें ये पता चल गया कि फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट के मुतल्लिक हमने ये चीज़ें इकट्ठी करनी है। अब इनके अंदर एक कन्फेशन है। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन ये है कि कोई शख्स उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का एतराफ़ कर लेता है जो कि किसी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये बड़ी अहम बात है। अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि एडमिशन सिर्फ जो है वो सिविल केसेस में होती है और कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में होती है। ये आज हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि जो एडमिशन है वो क्रिमिनल केसेस में भी होती है और ये कैसे होती है। अच्छा, ताकि आप थोड़ा सा सस्पेंस आपकी ये ख़त्म करूं कि ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं और क्यों हम ये जानना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की रेफरेंस देके। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक जो अक्यूज़ पर्सन है, जो मुल्ज़म है, वो डायरेक्ट इस चीज़ का एतराफ़ कर लेता है कि ये मैंने जुर्म किया है, मैंने इस बंदे को मारा है। ठीक, बाज़ दफ़ा वो ऐसा करता है, ये नहीं मानता कि मैंने मारा है, लेकिन उसको राइफ़ल लेकर जाते हुए उस वक़्त उस घर से निकलते हुए देखा गया है। जब उसे पकड़ा गया, उसे इंटेरोगेट किया गया, तो उसने मान लिया कि हाँ मैं राइफ़ल लेकर जाते हुए इधर उस वक़्त गुज़रा हूँ यहाँ से। जब फर्दर देखा गया तो ये पता चला कि इस बंदे ने फ़लाँ बंदे के साथ गुफ्तगू में ये कहा था कि मुझे राइफ़ल की ज़रूरत है, मैं कोई काम करना चाहता हूँ। इसको भी वो एडमिट कर लेता है। अच्छा, उसी वक़्त जब ये उस घर से निकला है जहाँ पे एक मर्डर हुआ है, चीखों की आवाज़ भी आई है, वो बाहर सुनाई दी गई हैं। वो कहता है कि मैंने भी ये सुनी है। ये सारी चीज़ें वो एतराफ़ करता है, लेकिन वो इस बात का एतराफ़ नहीं करता कि मैंने मारा है। ठीक, अब कानून शहादत ऑर्डर ये कहता है कि अगर कोई बंदा ये डायरेक्ट इकबाल जुर्म कर लेता है तो उसको हम कन्फेशन कहते हैं। अगर उनमें से कुछ हक़ाइक़ का एतराफ़ करता है उसको हम एडमिशन कहते हैं। ठीक, कन्फेशन किस वक़्त एडमिजिबल होगी, काबिल दखाल शहादत होगी, और किस वक़्त नहीं होगी। एडमिशन किस वक़्त काबिल दखाल शहादत होगी और किस वक़्त नहीं होगी, ये बुनियादी तौर पे आज का हमारा मौजू है। हमारा एक अमूमी तासुर ये है कि जो इसका आर्टिकल 38 और 39 भी ये कहता है कानून शहादत ऑर्डर का, कि अगर कोई बंदा पुलिस की कस्टडी में इकबाल जुर्म करता है तो वो इनएडमिजिबल है, वो काबिल दखाल शहादत नहीं है। ऐसा ही है। बिफोर दी पुलिस ऑफिसर या इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस। फॉर एग्जांपल, अगर आप आयु हैं तो आपके सामने वो इतराफ़ करता है, SHO के सामने इतराफ़ करता है, तो वो नाकाबिल दखाल शहादत है। या वो बिहाइंड दी बार था, कोई मुलाकात पर उसके पास गया तो उसने उसके सामने इतराफ़ कर दिया, तो वो भी काबिल दखाल शहादत नहीं है। किस वजह से कि आर्टिकल 38 ने ये कहा कि इफ़ कन्फेशन इज़ मेड बिफोर दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर, वो इनएडमिजिबल है। और 39 आर्टिकल ने ये कहा कि अगर कन्फेशन जो है इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस होती है तो वो इनएडमिजिबल है। फॉर योर एस्टोनिशमेंट, आज आपको एक बड़ा नया एक बात बताने में जा रहा हूँ। इस तासुर ने इस तरह ये रासख हुआ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के जहनों में, पुलिस के जहनों में, सो जजेस के जहनों में। इस तरह ये रासख हुआ कि हमने जो मुल्ज़म है उसका बयान ही रिकॉर्ड करना छोड़ दिया। बल्कि एक दफ़ा एंटी टेररिज्म एक्ट पे लेक्चर था, सारे SHO तो साहिबान थे क्योंकि इंस्पेक्टर उसकी तफ्तीश करते हैं। तो मैंने ये बात सरेरा की कि अक्यूज़ का बयान आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था 161 का। तो 3-4 लोग फ़ौरन बोले कि अक्यूज़ का हम बयान कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं 161 के तहत। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो मुल्ज़म है उसका बयान 161 सेक्शन CRPC के रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसी के तहत ही रिकॉर्ड होता है। ठीक, इस पर बड़ी सहरा असल गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और ये जजमेंट रिपोर्ट हुई PLD 2020 पेज सुप्रीम कोर्ट पेज 523। अच्छा, इस जजमेंट के अंदर बड़ी तफसील के साथ उन्होंने कहा कि जो 161 का बयान है
उसके तहत ही मुल्ज़म का बयान रिकॉर्ड होगा। क्यों? आईओ का मतलब है कलेक्टर ऑफ एविडेंस, उसने सिर्फ प्रोसिक्यूशन की एविडेंस कलेक्ट नहीं करनी। बदकिस्मती ये है कि हम प्री कंसीव नोशन के साथ एविडेंस कलेक्ट करते हैं और हमारा अमूमी तौर पे टिल्ट जो है वो टूवर्ड्स प्रोसिक्यूशन होता है, राइट फ्रॉम दी आईओ टू दी हायर ऑफिसर्स, और फिर जो ट्रायल कोर्ट के जजेस होते हैं उनका भी इस तरफ ही होता है, जिसकी वजह से फिर बाज़ दफ़ा हम अपनी डेफिनेशन के मुताबिक जस्टिस करते करते जो है वो इनजस्टिस कर जाते हैं। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि किन औकात में या किन हालात में जो मुल्ज़म है उसका इकबाल जुर्म जो है वो काबिल अदखाल शहादत है 161 सेक्शन के तहत। एक जजमेंट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जो PLD 2020 और सुप्रीम कोर्ट की पेज 523 के अंदर रिपोर्ट हुई, इसमें थोड़े से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपको एक इसके जो फैक्ट्स हैं वो बताता हूँ, जिससे सारी की सारी बात हमें समझ आ जाएगी। इसके अंदर हुआ ये कि एलिगेशन ये था FIR के अंदर कि मैं अपनी बहन के घर गया, मेरा बहनोई, मेरी बहन और मेरी बहन की सास जो है वो घर में बैठे हुए थे। दरवाज़ा नॉक हुआ तो मेरा बहनोई घर से बाहर गया। जब घर से बाहर गया तो आवाज़ें आई तो मैं भी पीछे दौड़ता हुआ आया, तो फलां शख्स ने कारबीन का फायर मेरे बहनोई को मारा और मेरे बहनोई की सीवियरली इंजर हुआ। हमने हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। पहले 324 लगा और फिर 302 सेक्शन जो है वो ऐड हो गया। अच्छा, जब मुल्ज़म को पकड़ा गया तो मुल्ज़म ने पहला बयान जो पुलिस ऑफिसर को दिया, आईओ को, उसने कहा जी कि इसको मैं नहीं मारा है, लेकिन इसको मारा मैंने इस वजह से है कि इस शख्स ने मेरी बहन पर रेप की अटेम्प्ट की। मेरी वालदा को पता चला, मुझे पता चला, मेरी वालदा इनके घर जो है उसे रेप्रीमांड करने के लिए गई। जब ये गई तो उसने मेरी बहन, मेरी जो माँ है, उस पर के साथ भी बदतमीज़ी की, सो मच सो इसने मेरी बहन के साथ ग्रैपल विद कर लिया और मैं करीब था तो मैंने प्रोवोक होके इस पर अटैक कर दिया, जिसके नतीजे में इसको पहले इंजरीज आई और उसके बाद ये डेथ हो गई। ट्रायल आया, ट्रायल में जब उसकी 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, वहाँ पे भी उसने सेम स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवा दी। ट्रायल कोर्ट ने उसे 302B के अंदर डेथ सेंटेंस दे दी। उसके बाद हाई कोर्ट के पास केस गया तो हाई कोर्ट ने मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस के तहत उसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो मैं ये बात कह रहा था कि इतना रासिख ये बात हमारे जहन में कर गई है कि अक्यूज़ का चूँकि कन्फेशन स्टेटमेंट नाकाबिल दखाल शहादत है 38 और 39 के तहत, तो हमने उसका वर्जन रिकॉर्ड करना ही छोड़ दिया, ये उसको कंसीडर करना ही छोड़ दिया। ट्रायल कोर्ट ने इस बात पे उसके वर्जन को टर्न डाउन कर दिया कि कन्फेशनल स्टेटमेंट इन द कस्टडी ऑफ पुलिस नहीं थी, और आगे हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को ओवरलुक किया कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 38 आर्टिकल है या 39 आर्टिकल है, उसका पर्पस है टू प्रोटेक्ट द एक्यूज, कि पुलिस उस पर टार्चर करके, उसको डरा धमकाकर, इंटिमिडेट करके, इंड्यूसमेंट दे के उससे कन्फेशन ना करवा ले। यानी ये जो आर्टिकल 38 है, 39 है, ये आर्टिकल उसके राइट्स में है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। लेकिन आर्टिकल 38 और 39 में ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि उसकी फेवर में इस्तेमाल नहीं हो सकती। कन्फेशन जो उसने आईओ के सामने की है वो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी फेवर में इस्तेमाल हो सकती है। अब उन्होंने कहा कि आईओ को ये चाहिए था कि आर्टिकल 27 कानून शहादत आर्डर 1984 का ये तकाजा है कि अगर कोई एक्ट रैशनेस के साथ होता है, गुड फेथ के साथ होता है, गुड इंटेंशन के साथ होता है, उसकी मेंटल स्टेट जो भी है,
अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो मैं अक्सर इस चीज़ को बड़ा शिद्दत से महसूस करता हूँ जब भी हम एग्जामिन करते हैं फाइल्स, कि पीपीसी के पूरे ऑफेंसेस उठा के देख लें, जो डेफिनेशंस दी गई हैं उसके अंदर गुड फेथ, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, इंजरी, गुड इंटेंशन, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना, ये सारे के सारे हर सेक्शन के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 489F देख लें, उसका क्या है, हु एवर इश्यूज अ चेक डिसऑनेस्टली। आप थेफ्ट की डेफिनेशन उठा लें, हु एवर मूव्स प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन डिसऑनेस्टली। आपने पीपीसी के पूरे ऑफेंसेस को उठा के देखना है आज। हर ऑफेंस के अंदर गुड फेथ का लफ्ज़ होगा, डिसऑनेस्टी का लफ्ज़ होगा, सॉरी, इस तरह के जिससे उसके नॉलेज का होगा, इंटेलिजेंस का, नेग्लिजेंस का होगा, रैशनेस का होगा। अब देखें मर्डर, देखें मर्डर के अंदर क्या है कि वो ऐसी इंजरी काज करता है विद हिज नॉलेज कि जो इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ द नेचर उसकी डेथ काज कर देगी। उनने कहा कि आर्टिकल 27 का ये तकाजा है कि आईओ इज सपोज टू गैदर एविडेंस रिगार्डिंग हिज मेंटल स्टेट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ने कहा कि इसमें जब उसने ऑफेंस कमिट किया है वो थ्रू आउट मान रहा है, बिफोर दी पुलिस भी मान रहा है, पुलिस बिफोर दी कोर्ट्स भी मान रहा है कि मैंने मारा है, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट क्या थी, ही वॉज प्रोवोक्ड। प्रोवोकेशन के एलिमेंट को पुलिस ने इसलिए कंसीडर नहीं किया कि चूंकि इसकी जो कन्फेशन है वो नाकाबिल इदखाल शहादत है। यहां पे उन्होंने प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया कि ऐसी चीज जो फर्स्ट वर्जन ऑफ द अक्यूज आ रहा है और वो उसकी मेंटल स्टेट को, उसकी अगर रैशनेस है, गुड फेथ है, उसका गुड इंटेंशन है, डिसऑनेस्टी है, अगर इन चीज़ों को बयान कर रहा है तो वो एडमिसिबल है और दे कैन बी यूज्ड इन द फेवर ऑफ द अक्यूज्ड डिस्पाइट द फैक्ट के दैट स्टेटमेंट वाज अमाउंटिंग टू कन्फेशन। अब इसके आगे फिर उन्होंने जजमेंट क्या दी, बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट। 302A के अंदर हमने देखा कि किसास या कन्फेशन कर लें फिर डेथ में जाके होती है सेंटेंस। 302B के अंदर होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट ताज़ीर की सूरत में या डेथ होती है। 302C के अंदर होती है अप टू 25 ईयर। उनने कहा कि चूंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि प्रोवोक हुआ है तो इसको सज़ा 302B के अंदर नहीं 302C के अंदर दी जाएगी, और उन्होंने उसकी सज़ा रिड्यूस करके फ्रॉम लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू 10 ईयर कर दी। यहां पे पॉइंट जो एस्टेब्लिश मैं करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये करने की कर रहा हूं कि जिस तरह हम तमाम देखिए 161 की स्टेटमेंट, जब 161 जब आर्टिकल को हम सेक्शन को हम पढ़ते हैं CRPC की, तो वो क्या है कि whoever is acquainted with the facts of the commission or occurrence, यही है ना, जो यानी मानूस है, मुतारिफ है उस अक्रंस के जो भी हकायक है उनके साथ। अब मुल्ज़म जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, मान लिया, प्रिज्यूम कर लिया कि वो ही एक्चुअल कल्प्रिट है, लेकिन फिर भी वो उससे ज़्यादा उस चीज़ से एक्वेंटेड विद कौन हो सकता है। दो चीज़ें इस जजमेंट के अंदर वंस फॉर ऑल जो है वो सेटल कर दी गई। एक ये है कि आप रिकॉर्ड करेंगे वर्जन एक्यूज्ड का अंडर सेक्शन 161 CRPC लाइक अदर विटनेसेस हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, और दूसरा आप उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट उसकी फेवर में, अगर वो फर्स्ट वर्जन है उसकी मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब कर रही है तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे, विच कैन बी लेटर ऑन यूज्ड एट द टाइम ऑफ ट्रायल इन द फेवर ऑफ द अक्यूज पर्सन। अच्छा, एक और बड़ी कन्फ्यूजन है इस हवाले से, कन्फेशन के हवाले से। अमूमी तौर पे पुलिस अफसरान भी इस चीज़ पे करते हैं और जो बडिंग यंग लॉयर्स हैं उनकी तरफ से भी क्वेरीज आती हैं कि 365B का जब कोई भी किडनैपिंग होती है, आपको पता ही है, अमूमी तौर पे इलोपमेंट होती है, बाद में निकाह हो जाता है, निकाह के बाद वो आता है जी
इस्तगासे ज़ेर दफ़ा 200 के तहत जो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई होती है वो पहुंच जाती है थाने। अब आईओ इस चीज़ में होता है कि मैं इसको क्या करूं और इसके साथ कितना इसका वेटेज है, एविडेंशियल वैल्यू है। अच्छा, एक बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि जो कन्फेशन है दो तरह की है, एक जुडिशल कन्फेशन है, एक एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है। जो जुडिशल कन्फेशन है वो या मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो सकती है या कोर्ट के सामने रिकॉर्ड हो सकती है। मजिस्ट्रेट जो है वो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होगी तो वो उसके लिए अंडर सेक्शन 164 होगी, और अंडर सेक्शन 164 जब होगी तो वो आफ्टर द लॉजिंग ऑफ एफआईआर होगी, उससे पहले रिकॉर्ड नहीं हो सकती, और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल होगी। इस पीरियड के दौरान ही 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है, नीदर बिफोर द लॉजिंग ऑफ एफआईआर नार आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल 164 सेक्शन इन्वोक नहीं हो सकता। अच्छा, इसका बुनियादी पर्पस आपको पता है कि 164 के अंदर दो चीज़ें हैं, एक कन्फेशन है और एक स्टेटमेंट ऑफ द जो विटनेस है वो भी रिकॉर्ड हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अक्रंस हुई है और वो बंदा इंजर्ड हो गया सीवियरली, और आप ये समझते हैं कि इस एविडेंस को प्रिजर्व होना चाहिए, या बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कोई विटनेस जो है ही इज़ इन दी थ्रोज ऑफ डेथ हो और बड़ा मटीरियल विटनेस है, आप उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप 164 के तहत उसकी स्टेटमेंट जाके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अच्छा, वो जो सेक्शन 200 के तहत जो इस्तगासा में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वो क्या करती है, अपने वालदैन भाइयों के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तगासा कर देती है, जब मुझे लाइफ थ्रेट्स एक्सटेंड कर रहे हैं और मुझे जान का ख़तरा है और उनको समन किया जाए। अच्छा, अब जो इस्तगासा ज़ेर दफ़ा 200 CRPC होता है उसकी दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज ये है कि जिस तरह आप SHO के सामने एक कंप्लेंट जाके फाइल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, और उसके बाद FIR लॉन्च हो जाती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, ठीक। इसी तरह जब आप इस्तगासा में जाते हैं तो सबसे पहले जो आप कंप्लेंट देते हैं, खा वो ओरल देते हैं या रिटर्न देते हैं, ओरल देंगे तो वो लिख लेगा, अगर आप रिटर्न देते हैं तो वो पहले आपकी कंप्लेंट की सूरत में होगी। उसमें जो ऑन ओथ आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है उसको हम सरसरी या कर्सरी स्टेटमेंट कहते हैं। ये जो कर्सरी स्टेटमेंट का स्टेटस है, इट इज़ लाइक स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 बिफोर द पुलिस ऑफिसर। आपको पता है कि 161 की जो स्टेटमेंट है इसकी एविडेंशियल वैल्यू नहीं है, ठीक। इसी तरह जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200 जो रिकॉर्ड हो रही है, जिसको सरसरी या कर्सरी स्टेटमेंट आप कह रहे हैं, उसकी भी एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। 161 की स्टेटमेंट की एविडेंशियल वैल्यू कब बनेगी, जब वो बंदा खुद आके बिफोर द ट्रायल कोर्ट उसको ऑन करेगा और दोबारा उसको रिपीट करेगा और उस पर फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और आगे फर्दर प्रोसेस होगा। इसी तरह जब समन हो जाएंगे विटनेसेस इस्तगासा के तहत, इस्तगासा में अगर वो समझता है कि केस मेड आउट होता है तो उसके बाद फिर आके वो बतौर विटनेस आएगा। वो जो उसने सरसरी स्टेटमेंट या कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है वो बतौर विटनेस फिर आके फिर उसके साथ एविडेंशियल वैल्यू। इसीलिए जब हम अखराज रिपोर्ट बनाते हैं, अक्सर आईओस तो इस चीज़ से आगाह हैं कि हम उस 200 के अंदर 200 के अंडर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है उसके बेस पर हम अखराज रिपोर्ट नहीं बताते या नहीं बना सकते अटैच की है। यानी वो डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड हो गया है और उसको जहाँ पे भी प्रोड्यूस किया जाएगा वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि इट हैज़ बिन रिकॉर्डेड आफ्टर कंप्लाइंग ऑल द फॉर्मेलिटीज़ बाय द मजिस्ट्रेट, और ये अंडर द सील ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, उसको आप कहीं पे प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी बेस पे आगे फर्दर आप कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम है इस हवाले से कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो चीज़ मैं कलेक्ट कर रहा हूँ इसकी एविडेंशियल वैल्यू कितनी है।
देखें, जो आईओ है, मैं एक छोटा सा अपना पर्सनल चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे आई विल बी इन अ कन्वीनियंट पोजीशन टू कन्वे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस करता था 489F की, मैंने बहस की एडिशनल सेशन जज साहब के सामने, बड़ी धूमदार किस्म की बहस की। उस वक़्त एवर तफ़ैल वड़ैच साहब थे प्रेसिडेंट, वो पीछे बैठे थे, उन्होंने आके मुझे बड़ा थपकी शपकी दी और साथ मुझे कहा कि आपने ना मेरे ऑफिस चक्कर लगाना है। अच्छा, आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि इतनी मुझे दादोदाश मिली है तो ये मेरी बेल तो हो जाएगी। अच्छा, वो थोड़ी देर बाद पता किया बेल खारिज। मैं गया उनके पास, एवर तफ़ैल वड़ैच साहब के पास। उनने मुझे कहा कि आपने जो अदालत को बताना था उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड थी, लेकिन जो नहीं बताना था वो आपको नहीं पता था। कुछ चीज़ें आपने ऐसी अदालत को बता दी हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए थी। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो कलेक्टर ऑफ एविडेंस है उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस कितना वेटेज रखती है, वो उस हिसाब से उसको वेटेज दे और उस हिसाब से उसे कलेक्ट करे, बजाय इसके कि एक की एविडेंस की वैल्यू सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस की है, आप उस पर सारा फोकस कर देते हैं, और दूसरी की सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की है उसको आप इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ें उस वक़्त ही गाहे बगाहे जब हम जो नई जजमेंट्स आती हैं, जो कानून है उसको पढ़ने की आदत डालते हैं और या सुनते रहते हैं, तो फिर ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं। अब एक अगर शख्स ने इकबाल जुर्म कर लिया, सपोज 3 मुल्ज़िमान थे, उनमें से एक ने इकबाल जुर्म कर लिया, ठीक, उसने इकबाल जुर्म कर लिया और बकिया 2 नहीं पकड़े गए अभी। उसने कहा जी कि मैंने और फलां 2 अशख़ास ने मिलकर ये अकरेंस कमिट की थी, ठीक, आपने उसकी 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा ली। 2 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद बकिया 2 लोग भी पकड़े जाते हैं। अब ये बताएं कि उसने जो एक अक्यूज ने कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी उसका इसके साथ क्या ताल्लुक़ बनता है और कितनी एविडेंशियल वैल्यू या कितनी अहमियत है इन 2 मुल्ज़िमान के लिए। आर्टिकल 43 इस कानून शहादत ऑर्डर का कहता है कि अगर 2 या 3 मुल्ज़िमान हैं, उनमें से एक इकबाल जुर्म कर लेता है, वो जो इकबाल जुर्म कर रहा है उसकी हद तक कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस है, यानी सिर्फ उसकी स्टेटमेंट पर अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो सेक्शन 243 और अगर एडिशनल सेशन चाहे तो 265E के तहत उसको विदाउट रिकॉर्डिंग फर्दर एविडेंस बेसिंग ऑन दी कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज उसको कन्विक्ट कर सकता है और सजा दे सकता है। लेकिन बकिया जो 2 मुल्ज़िमान हैं उनके हद तक इसकी जो स्टेटमेंट है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जिसको हम वाक़याती शहादत कहते हैं, और उसकी जो एविडेंशियल वैल्यू है वो कन्फर्मेटरी इन नेचर या कराबोरेटिव इन नेचर होती है कि अगर कुछ एविडेंस मौजूद है उसके पास पहले, तो ये जाके उसको स्ट्रेंथन करेगी, उसको कन्फर्म करेगी और उसको कराबोरेट करेगी, उसकी तायद में आएगी। अब उम्मी तौर पे हमने ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, ये एक फ़ाइल के अंदर मैंने एग्जामिन की, तो मैंने जब उससे पूछा कि आपने उसकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी उसका इसके अंदर क्यों नहीं जिक्र किया, इनिशियली ही केप्ट हिमसेल्फ मम दैट आईओ, और बाद में मुझे फिर समझ आई कि चूंकि इसको उसकी अहमियत का नहीं पता तो इसलिए इसने उसको वेटेज नहीं दिया। अच्छा, 1-2 और बातें इस हवाले से हमें जानना ज़रूरी हैं कि आपको ये मालूम है कि 3 जजमेंट ना इस वक्त तक इस कन्फेशन पे लैंडमार्क जजमेंट, जो यंगस्टर हैं बिलखुसूस उनको मैं रिकमेंड करूँगा और पढ़े लिखे भी हैं, उनको ये रिकमेंड करूँगा कि ये आप ज़रूर पढ़ें। एक है 2017 SCMR पेज 713, दूसरी जिसका मैंने जिक्र किया PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 523, और तीसरी जजमेंट अभी मैं जो एंड पे जिसका जिक्र करूँगा वो अभी लेटेस्ट, अभी 1 महीना हुआ है जजमेंट आई, 2021 MLD पेज 1415,
यानी 1415, ये एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी और इसकी एविडेंशियल वैल्यू के हवाले से है, इसका मैं जिक्र करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक दो बात इसकी कंटिन्यूएशन में करना चाहता हूँ। देखिए, व्हाट्सोएवर आर दी सर्कमस्टांसिस, व्हाट्सोएवर आर आवर कंस्ट्रेंट्स एंड रेस्ट्रेंट्स के हमारे पास उस तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारा जो एक्सक्यूज़ है वो यही होता है, और हम ये कहते हैं कि वी हैव टू रिजॉर्ट टू थर्ड डिग्री मेथड और वी हैव टू सब्जेक्ट टॉर्चर। उससे हम जो है वो, और आर्गूमेंट ये आता है कि मुझे ये बताएं कि अगर आपके साथ रॉबरी हो जाए, डकैती हो जाए और आप रिकवरी का भी तकाजा करें तो फिर आप क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें जो मरूजी हालात हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो एक बड़ा खूबसूरत कोटेशन उसने कहा कि अ फाइनेस्ट बुक इज़ नॉट मेड आउट ऑफ द आइडियल फ्लावर्स, अ फाइनेस्ट बुक इज़ मेड ऑलवेज आउट ऑफ द अवेलेबल फ्लावर्स। जो हालात मौजूद होते हैं उसके अंदर रह के बेस्ट प्रोड्यूस करने की एफर्ट करने वाले करते हैं, और करनी भी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पे इतना फोकस किया कि इस पे 2 आर्टिकल रखे। एक आर्टिकल 13 उसका सब आर्टिकल 2 है, और एक आर्टिकल 14 उसका सब आर्टिकल 2 है। इसके अंदर, दोनों के अंदर ये रखा कि आप किसी को डरा धमका कर उससे कन्फेशन आप नहीं ले सकते, टार्चर आप नहीं ले सकते। इस आर्टिकल चूंकि फंडामेंटल राइट में आ गया था, तो इस पे जो चीज़ फंडामेंटल राइट में आ जाए उस पे आगे कानून साजी करना ज़रूरी होती है। इस पे आगे पीपीसी के अंदर 2 सेक्शन डाले गए, एक 337 के और एक 348। 337 के ये कहता है हमें कि आप किसी शख्स को टार्चर करके उससे कन्फेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करवा सकते। अगर आप करवाएंगे तो आपको 10 साल तक सज़ा और उसके साथ फ़ाइन, बकिया जो अलाइड चीज़ें हैं वो साथ होंगी। इसी तरह सेक्शन 348 ये कहता है कि आप किसी को कन्फाइन करके उससे रिकवरी या उससे कन्फेशन नहीं करवा सकते। अगर आप करेंगे तो इसकी सज़ा 3 साल तक और उसके साथ फ़ाइन है। व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। अगर आपने इफ़ यू हैव टू रिजॉर्ट, तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो जजमेंट है ये है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन पे। उनने इस जजमेंट के अंदर बड़े ऑब्जेक्टिव होकर चीज़ों का इजहार किया है। उनने कहा कि पुलिस वाले करते ऐसा हैं, जब कोई ब्लाइंड मर्डर होता है या ब्लाइंड अक्रेंस होती है और एविडेंस अपनी सुस्ती की वजह से, ये जो जज साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए, अपनी सुस्ती की वजह से, सम टाइम्स अपनी इन एक्सपर्टीज़ की वजह से, और सम टाइम्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एविडेंस की वजह से, हम क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन क्रिएट करते हैं। इससे हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए कि हमारे सिस्टम के अंदर विटनेसेस जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, एविडेंस क्रिएट की जाती है जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए। इसके अंदर उन्होंने एंड पे ये कहा कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है, जब उसको रिकॉर्ड किया जाए, आईओ जब रिकॉर्ड करे और जजेस जब उस पर बेस करें, उसको एडमिट करें या उसकी बतौर एविडेंशियल वैल्यू उसके साथ अटैच करें, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हर दूसरे जो अक्रेंस है उसके अंदर हम एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो है, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन का हमें पता है कि जो हम ना अदालत के सामने करते हैं ना मजिस्ट्रेट के सामने करते हैं, बल्कि हम क्या क्रिएट करते हैं, हम ये कहते हैं जी कि ये अक्रेंस हुई और बंदा हमने पहले से पकड़ा होता है, हम कहते हैं जी कि ये फ़लाँ बंदा जो फौत हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, उसके ये कज़न से मिला और उसके सामने इसने जाके कहा कि आप मुझे माफ़ी दिलवा दें, मुझसे गलती हो गई है। तो उसकी बेस पे अब आगे हम सारी जो है वो अमारत खड़ी करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन इसके अंदर इशू की हैं या ऑब्जर्वेशन दी हैं, अगर हम इनको मद्देनज़र रखें तो कम से कम जब एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन हम रिकॉर्ड किसी की करें
उस वक़्त काफ़ी हद तक हम इससे गाइडेंस लेके इस पैटर्न पे चीज़ें कर सकते हैं ताकि ये कल को काबिल इदखाल शहादत बन सके और इसके साथ एविडेंशियल वैल्यू जो है वो अटैच की जा सके। पहली बात उन्होंने ये कही कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है वो एक वीकर पीस ऑफ एविडेंस है, एक कमज़ोर शहादत है और ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जबकि जो जुडिशल कन्फेशन है वो कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस है, यानी वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कन्फेशन जो है वो कन्विक्शन पास की जा सकती है। इसकी बेसिस पे ये कन्विक्शन जो है वो बिलखुसूस कैपिटल ऑफेंस के अंदर नहीं पास की जा सकती। इसने कराबोरेट करना है, स्ट्रेंथन करना है और कंफर्म करना है और तायद करनी है। दूसरा उन्होंने कहा कि जब भी कोई एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन आए उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए ये बात ज़रूरी है और उस पर रिलाई करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो मटेरियल पर्टिकुलर्स में दूसरों के साथ इन कॉन्सोनेंस हो, यानी जो अवेलेबल एविडेंस है वो और ये मिलकर एक ही चीज़ को साबित कर रही हो। तीसरी बात उन्होंने ऑब्जर्व की कि जजेस साहबान जब कैपिटल पनिशमेंट के ऑफेंसेस में होंगे तो मेयर इस पर जो है वो रिलाई नहीं करेंगे। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ इस्टेब्लिश करनी होगी वो ये करनी होगी कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये हेयर से एविडेंस है, आप किसी से सुनकर आगे बात कर रहे हैं तो हेयर से एविडेंस को उस तरह से आप रिलाई या उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये वॉलंटरली होनी चाहिए, यानी ये बगैर किसी इंड्यूसमेंट के, किसी धौंस के, इंटिमिडेशन के होनी चाहिए। तीसरा ये है ये ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, चौथी बात इसके अंदर बड़ी अहम है, वो ये कहते हैं कि जब आप एविडेंस रिकॉर्ड करें उसके अंदर इनमें से एक चीज़ एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। या तो आप ये कहें कि उसने शेखी बिखारते हुए टू बोस्ट ऑफ उसने ये बात कर दी, या आप कहें कि उसने टू वेंटिलेट हिज सफोकेटिंग कॉन्शियस, उसका ज़मीर इतना मलामत कर रहा था और उसने कहा कि मैं या खुदकुशी कर लूँगा, मेरा ज़मीर इतनी मलामत कर रहा है, तो उसने इजहार कर दिया। तीसरा यह है कि वो जब आप ये कहते हैं ना कि उसने कहा कि मुझे माफ़ी ले दें, उसके लिए आईओ को ये बात इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस तरह ये बंदा ट्रैप हो गया कि अब निकल नहीं सकता, इसको ये पता चल गया है कि अब ये फंसे ही फंसे, तो उस सूरत में जाके जो है वो किसी की मिन्नत समाजत करता है। अगर कोई और पीस ऑफ एविडेंस ही आपके पास नहीं है तो आप ये बात डायरेक्टली कर देते हैं जी कि फ़लाँ बंदे के पास गया और उसने कहा कि मुझे माफ़ी दिलवा दें। इससे अगली बात बड़ी अहम उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जिस बंदे के पास वो गया है उसका सोशल स्टेटस मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और ये मेंशन करना ज़रूरी है कि वो इस कमांडिंग पोजीशन में है कि वो इसको माफ़ी दिलवा सकता है। यानी वो किसी उस बरादरी के बड़े के पास गया है, उसके किसी ऐसे बंदे के पास गया है जिसके पास सारे घर का कंट्रोल है। ये नहीं है कि उनके अमूमी तौर पे हम क्या करते हैं कि उस कज़न या उस भाई की एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन डाल सकते हैं जो कि अदालत के अंदर ईजीली आ जा सकता हो। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये बात कही कि जब उस बंदे ने कन्फेशन की है, उस कन्फेशन जिस बंदे के सामने की है उसका रिएक्शन कैसा था। यानी अगर आप एक बंदे को मारा है उसके और ताज़ा वकू है, अभी ज़ख़म उनके हरे हैं और आप जाके कहते हैं कि मैंने आपके भाई को मारा है, और वो आपका माथा तो नहीं चूमेगा। ने कहा कि उसका रिएक्शन अगर अननेचुरल है, इनह्यूमन है, तो फिर इसका वेटेज बढ़ जाएगा। क्यों कि इंसानी तकाजा ये है कि अगर आप उसके वालिद, भाई या किसी ऐसे शख्स पे जाके उस पर एतराफ़ करते हैं तो उसका रिएक्शन आम इंसान जैसा नहीं होगा, वो आउट ऑफ रिवेंज होगा, आउट ऑफ एंगर होगा और आउट ऑफ वेनम होगा। तो ये बात मेंशन करना ज़रूरी है जी। उसका रिएक्शन तो वही साबित करेंगे ना जो जिस बंदे ने किया है, ये रिकॉर्ड करनी है। यानी आपने
ये आपने रिकॉर्ड करनी है। यानी कल को जब वो विटनेस आएगा तो वो बात को वो दोबारा ऑन करेगा। पहली बात तो जब वो ये सारी चीज़ें पिछली मेंशन करने के बाद वो ये कहेगा कि जब ये आया तो मैंने इसको मारा, इसको ये ज़ख्म लगा। मतलब अगर आगे कोई फर्दर ऐसी चीज़ क्रिएट हो गई है तो वो आपकी बात को स्ट्रेंथन कर देगी। अच्छा, आखिरी बात इसके अंदर उन्होंने ये कही कि अगर जॉइंट एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन होती है तो वो इस टू द एक्सटेंट ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो है वो इनएडमिसिबल है, इसलिए कि अगर उसका ज़मीर मलामत कर रहा था तो दोनों इकट्ठों का ज़मीर मलामत नहीं कर रहा था, वो अकेले अकेले जाके माफ़ी या जो भी उन्होंने तरीक़ाकार अपनाना है वो करेंगे, तो वो सिरे से ही उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। ने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन पर रिलाई किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली भी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप, क्योंकि ये हेयर से एविडेंस है, वो जो विटनेस जो आके एविडेंस दे रहा है वो अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना क्रेडेंशियल अदालत के सामने साबित करे और वो इम्पीच ना हो जिस तरह क्रॉस एग्जामिनेशन में करते हैं। ये थे एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। एक और सूरत है उसको भी हम देख लेते हैं, वो है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या है कि 164 की स्टेटमेंट दी, अमूमी तौर पे ये भी हमने देखा है। 164 की स्टेटमेंट दी, उसके बाद ट्रायल आया तो उससे वो मुकर गया, ऐसा होता है। अब उनने कहा कि अगर ऐसी सूरत बनती है कि जहाँ पे वो रिट्रैक्ट कर जाता है तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रैक्शन ऑफ हिज प्रीवियसली गिवन एविडेंस उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस एविडेंस को? उनका नहीं, ने कहा कि एग्जामिन ये किया जाएगा कि इसने जब कन्फेशन दी थी उस वक्त मजिस्ट्रेट ने सारी फार्मेलिटीज़ अपनी पूरी की थी। आपको पता है कि फार्मेलिटीज़ क्या है? फार्मेलिटीज़ ये है कि उसके हैंडकफ उतार दिए जाएंगे, पुलिस को बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि तुम जो करने जा रहे हो इस आप बॉन्ड नहीं हो करने के और ये तुम्हारे ख़िलाफ़ यूज़ हो सकती है, और नीचे वो सर्टिफिकेट देगा कि आई हियर बाय सर्टिफाई दैट कि मैंने ये सारी चीज़ें बताई, और उसके बाद इसको रिलैक्स होने के लिए टाइम दिया, उसके बाद इसने जो है वो कन्फेस कर लिया। वन थिंग। दूसरा ये है कि कितना टाइम गुजरा है इसकी रिट्रैक्शन में। साल गुजर गया है, 5 माह गुजर गए हैं, 2 साल गुजर गए हैं। तीसरी बात ये देखी जाएगी कि वो कौन सी बात थी जिसने इसे पहले कन्फेशन करने पे मजबूर किया, और वो कौन से हालात हैं जिसने अभी इसे रिट्रैक्ट करने के पे मजबूर किया। लेकिन आउटराइटली आप इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये पहले इसने कन्फेस सही किया था, अभी ये जो रिट्रैक्शन है ये गलत कर रहा है, तो कोर्ट इसकी बुनियाद पर जो है वो सज़ा दे सकती है। अच्छा, दूसरी सूरत जो मैं आपको बता रहा था कि एक तो कन्फेशन हमने रिकॉर्ड की अंडर सेक्शन 164 जिसको 164 का बयान हम कहते हैं, दूसरी है अदालत के सामने रिकॉर्ड करना। देखिए, एक पहली दफ़ा अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर जो 2017 या SCMR पेज 713 इसके अंदर पहली दफ़ा ये बताया कि क्रिमिनल केसेस के अंदर एडमिशन हो सकती है। उनने जो केस था ब्रीफली उसको बयान करके हम इसे वाइंड अप कर रहे हैं, रैप अप की तरफ जा रहे हैं। हुआ ये कि एक बंदे ने ऑफेंस किया, मर्डर किया A ने B का, और उसने कोई कन्फेशन नहीं की। उसके बाद उसका चालान सबमिट हो गया। चालान सबमिट हुआ तो उसको पता है, उसके बाद आपको पता है कि चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम जब होता है तो उसके एंड पे क्या लिखते हैं? डू यू प्लीड गिल्टी? क्या तुम ये जो चार्ज लगा है उसका एतराफ़ करते हो? तो वो कहता है जी आई डोंट प्लीड गिल्टी, आई क्लेम ट्रायल, मेरा ट्रायल चलना चाहिए। वहाँ पे भी वो नहीं मानता। उसके बाद क्या होता है, 342 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वहाँ पे जाके वो मान जाता है। वो कहता है जी कि मैंने इसका मर्डर किया है। अदालत क्या करती है कि उसको कन्फेशन डिक्लेयर करते हुए उसको सज़ा दे देती है। हाई कोर्ट के केस चला जाता है, हाई कोर्ट भी उसकी अपहेल्ड रखती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जगहों पे उसको डायरेक्टली उस तरह से उस पर रिलाई किया जा सकता था। कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 या जब वो डू यू प्लीड गिल्टी का उसने उसको ऑफर दी गई।
अब अगर इसके बाद कहीं पे आके वो इस बात का एतराफ़ करता है, अगर सारी फॉर्मेलिटीज़ मजिस्ट्रेट वाली अप्लाई नहीं की गई, यानी सेक्शन 164, सेक्शन 364 और सेक्शन 533 CRPC की, कि उसको उसी तरह उसके हैंड का उतरवा के, उसको उसी तरह टाइम दे के, उसी तरह आउस्ट करके पुलिस ऑफिसर्स को, और उसी तरह सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, तो वो कन्फेशन नहीं होगी, वो एडमिशन होगी। और एडमिशन का सिर्फ एविडेंशियल वैल्यू इस हद तक ली जा सकती है कि ये कंफर्म करती है बात को, ये खुद साबित नहीं करती बात को। अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, वो मुझे मिल नहीं सकी, ये 3-4 दिन पहले आई है। वो एक बोलचाल क्रिएट करेगी पुलिस ऑफिसर और इनके दरमियान, जुडिशरी के दरमियान। जस्टिस तारक तस्लीम शेख साहब की आई है, उनने कहा कि ये जो आप करते हैं, जैसे लाउड स्पीकर के हैं, जैसे गैम्बलिंग का है, या लाइक वाइज और ऑफेंसेस हैं, हम क्या करते हैं, हम जाके कन्फेस करते हैं, वो वहीं पे उसे कन्विक्ट कर देता है, जुर्माना पास करता है और फारिग। ऐसा ही है ना? वो ये कहता है ये नहीं, ये कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन का तरीका ये है कि जो 164, 364 और 533 के अंदर दिया गया, लेकिन ये जजमेंट अभी मैं पढ़ नहीं सका, मिल नहीं सकी, अभी रिपोर्ट नहीं हुई और अभी वैसे भी अवेलेबल नहीं हो सकी साइट से भी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कन्फेशन का, एडमिशन का, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन का, रिट्रैक्टेड कन्फेशन का, प्ली ऑफ गिल्टी का, इसकी रेलिवेंसी का, एडमिसिबिलिटी का और एविडेंशियल वैल्यू का। अच्छा, एक बात एट दी फैक्ट एंड मैं आपको बता देता हूँ कि ATA का एक सेक्शन है 26, उसके तहत ये था कि SP रैंक के बंदे के सामने, ऑफिसर के सामने जो है वो कन्फेशन रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन ये अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आने के बाद ये ओमिट हो गया है। लेकिन अभी भी हमारे कुछ लोग रिजॉर्ट करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने ये आपके साथ बात शेयर की है। इस हवाले से कोई हमारा क्वेरी या क्वेश्चन है तो। एक सिचुएशन तो मैंने इस जजमेंट के हवाले से बता दी कि अगर ट्रायल के दौरान एपीलेट फोरम पे या रिवीजनल फोरम पे किसी स्टेज पे होता है और वो कन्फेशन वाली सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की जाती, तो उसको हम एडमिशन कहेंगे, वन थिंग। दूसरा, अगर ऐसे फैक्ट्स जो देखें मुख्तलिफ फैक्ट्स मिलके ऑफेंस की कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मिसाल के तौर पे ए फौत हो चुका है, ए को बी ने मारा है, बी ने राइफ़ल से मारा है, ठीक इस वक्त मारा है, ये सारी चीज़ें मिलके ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। सबसे पहले हम क्या इस्टेब्लिश करते हैं कि बंदा मर गया है, ठीक। अब इनमें से अगर कुछ चीज़ों का वो एडमिट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अमूमी तौर पे जब हम तफ्तीश कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले जिस बंदे की तरफ जाते हैं ये करते हैं कि इसकी किसी बंदे के साथ कोई एनमिटी तो नहीं। तो हम देखते हैं 2 दिन पहले इसकी फ़लाँ बंदे के साथ लड़ाई हुई है, हम उसे राउंड अप करते हैं और उसको इंटेरोगेट करते हैं, ऐसा ही है ना। वो बंदा ये कहता है जिसको आपने इंटेरोगेट कर रहे हो, वो कहता है जी मेरी वाकई ही लड़ाई हुई है, मैंने इससे वाकई ही पैसे लेने हैं, लेकिन मैंने मारा नहीं। ये उसका एडमिट करना जो कि सजेस्ट कर रहा है इन्फ्लुएंस टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। इससे क्या हुआ, लड़ाई से, हाँ मिसाल के तौर पे उसमें वो ये कहता है कि मैं तुम्हें पूछ लूँगा या मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। हमने अमूमी तौर पे देखा है थ्रेट किसी की तरफ से आई होती है गुस्से की हालत में और मार कोई और जाता है। अब अगर वो सारी चीज़ें मान रहा है कि मेरे मोटिव था, मैंने पैसे लेने थे, डरता हुआ वो गाँव से भी भाग जाता है, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट है। सारी चीज़ें उसकी तरफ, उसको जब पकड़ा जाता है वो कहता है वाकई ही मैंने इससे लड़ा था, ठीक, मैंने इससे पैसे लेने थे, मैं वाकई ही गाँव से डरता हुआ दौड़ा था। ये सारी चीज़ें वो मान रहा है। ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं कि हो सकता है ये बंदा हो। ये जो उसका एतराफ़ करना है ये एडमिशन है। अगर वो ये एतराफ़ करता है कि मैंने मारा है, ये कन्फेशन है क्रिमिनल के अंदर। सर ये जो कोई भी मिसाल के तौर पे ये मुस्लिम होते हैं, उनको कहते हैं कि सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, क्या वो भी 164 की स्टेटमेंट होती है?
कौन कहता है सेहते जुर्म से? वही मुजरिम उसे पकड़ा कि उसने कत्ल किया, वो जाके जब उसका ट्रायल शुरू होता है वो कहता है ये मैंने नहीं मारा। सेहते जुर्म से इनकार अमूमी तौर पे ये टर्म उस वक्त बोली जाती है जब आप चार्ज फ्रेम करते हैं तो उसे कहा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी, सारा एलिगेशन लगा के एंड पे ये जुमला लिखा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी, तो वो ये कहता है जी कि आई डोंट प्लीड गिल्टी आई क्लेम ट्रायल। तो उस वक्त ये लफ्ज़ बोला जाता है कि उसने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया, इसलिए ट्रायल उसका शुरू किया जाता है। जी जी, या साई ऑफ रिलीफ लिया आपने। चलें जी, अगर नहीं है क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।